हाँ तो मेरे बच्चों एक बार पुनः एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। चैप्टर अपना फर्स्ट चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। और पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने पदार्थ के बारे में, पदार्थ के गुणों के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तीन अवस्था में रहते हैं वो ठोस, द्रव, गैस। ये भी कहा था कि आपको दो अवस्थाएं और हैं, प्लाज्मा और बीईसी, ठोस, आइंस्टीन, कंडेंसर अवस्था। अब हम लोग करते हैं चर्चा बाष्पीकरण पर। बाष्पीकरण होता क्या है? देखो वाष्प की यदि बात करें, वाष्प तो बनती है जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं। द्रव को गर्म करेंगे, जैसे पानी है आपने गर्म किया, क्या बन गई उसकी? भाप बन गई। भाप को वैसे क्या कहते हैं हम लोग? वाष्प कहते हैं। और वाष्प में किसी का बदलना क्या करेगा आपका? बाष्पीकरण। देखिए किसी द्रव का अपने क्वथनांक से, क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है वो क्या कहलाएगा? आपका क्वथनांक कहलाएगा। किसी द्रव का अपने क्वथनांक से कम तापमान पर पिघलकर द्रव में बदलना क्या कहलाता है? आपका बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है। अब जो बाष्पीकरण की क्रिया है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? देखिए पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच गतिज ऊर्जा होती है। जैसे किसी का हमने द्रव को गर्म किया, उसी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, कण उस ऊर्जा को पार कर गए और पार करने में क्या हो गया? आपको वाष्प में बदल गए। तो जब क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में बदलता है वो क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी बाष्पीकरण। अब बात करते हैं जो बाष्पीकरण क्रिया है इससे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो चार कारक हैं: सतही क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। ये चार कारक इस बाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो पहला है सतही क्षेत्रफल। किसी पदार्थ का सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, इस बाष्पीकरण की जो गति है वो भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। और सीधी सी बात है, सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो बाष्पीकरण की जो गति है वो भी क्या होगी? कम होगी। एग्जाम्पल ले लें, हम लोग कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद उनको निचोड़ दिया, निचोड़ने के बाद हम क्या करते हैं? उनको फैलाकर सुखाते हैं। आप देखिए आपने कपड़े को धोने के बाद निचोड़ दिया, फैलाई मत से आप तार पे डाल दें और उसके सूखने की गति को देखिए। और एक आप उस कपड़े को निचोड़ने के बाद फैला दें और तार पर सुखा दें, उसके सूखने की गति को देखिए और महसूस करेंगे जो आपने कपड़ा फैलाकर सुखाया है वो जल्दी सूखेगा। आपने जो बिना फैलाए सुखाया है वो आपका देरी सूखेगा। क्यों? कपड़े को फैलाने से उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया और सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हुआ? जो बाष्पीकरण है उसकी गति बढ़ गई और कपड़ा आपका क्या हो गया? जल्दी सूख। ठीक। दूसरा है तापमान। तापमान की बात करें, जितना अधिक तापमान होगा उस बाष्पीकरण की दर क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। और तापमान जितना कम होगा बाष्पीकरण की दर है वो क्या होगी? उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल कपड़े को ले लें, आपने कपड़े को धोने के बाद सुखा दिया, यदि तेज धूप है आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा। उसी कपड़े को आप बिना धूप में सुखाएं, आप देखेंगे कपड़ा आपका देरी सूखेगा। क्यों? कि तापमान अधिक था, दर बढ़ गई किसकी? बाष्पीकरण की। तो जल है वाष्प में जल्दी जल्दी परिवर्तित होगा, बाष्पीकरण हो गया, कपड़ा आपका सूख गया। आपने उसको कमरे में सुखाया या फिर प्रकाश में नहीं सुखाया, अंधेरे में सुखाया तो क्या होगा? बाष्पीकरण होगा ही नहीं, होगा नहीं तो क्या होगा? दर कम हो जाएगी, कपड़ा आपका देरी से सूखेगा। आर्द्रता, जो वायुमंडल में नमी है वही क्या है? आपकी आर्द्रता। इस समय महसूस करें आप लोग, उमस का माहौल है। क्यों है? तो वायुमंडल में जो नमी है ना बहुत अधिक है, और बहुत अधिक है तो क्या है? बाष्पीकरण हो ही नहीं रहा। और बाष्पीकरण नहीं होगा तो क्या होगा? आपको पसीना सूखेगा नहीं। पसीना सूखे क्यों नहीं सूखेगा भाई? आर्द्रता अधिक है वायुमंडल के अंदर। उसी की बात करें, जो आर्द्रता होगी तो जो आपकी गति है किसकी? बाष्पीकरण की, वो कम होगी। आर्द्रता कम है तो दर आपकी बढ़ जाएगी। तो आप देखें, आप बरसात के मौसम में आप कपड़े सुखाएं तो
तो कपड़े देरी से सूखेंगे। क्यों? वायुमंडल में आर्द्रता है, और आर्द्रता होने पर वाष्पीकरण होगा नहीं, दर कम हो जाएगी। दर कम होने क्या होगा? कपड़े आपके नहीं सूखेंगे। वायु की गति, वायु की गति का भी वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। चलो मैंने मान लिया कि आप धूप में कपड़े नहीं सुखा रहे हैं और छत पे सुखा दिया। मान लो हवा तेज चल रही है और एक हवा चल नहीं रही बिल्कुल भी, ये कम चल रही है, तो दोनों की तुलना करें तो हवा जब तेज चलती है कपड़े आपके जल्दी सूखेंगे, हवा कम चलेगी तो कपड़े कम सूखेंगे। क्यों? कि वायु की गति तेज होने पर जो वाष्पीकरण है उसकी गति बढ़ जाती है और वायु की गति कम होने पर इसकी दर कम हो जाती है। ये चार कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं: सतह क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। अब कुछ डेफिनेशन परिभाषाएं हैं जो एक नंबर में पूछ ली जाती हैं आपसे। गलनांक, देखिए जहां आंक शब्द लग गया वो तापमान से संबंधित है। गल मीन्स गलना। अब गलेगा कौन भाई? ठोस। तो जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है, जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है वो क्या कहलाएगा? आपका गलनांक कहलाएगा। गल मीन्स गलना, मीन्स तापमान। ये तापमान को बता रहा है जिस तापमान पर ठोस द्रव में पिघलता है वो गलनांक कहलाएगा। दूसरा है क्वथनांक। क्वथन मीन्स उबलना। आंक शब्द आ गया तापमान से, जिस तापमान पर द्रव उबलता है वो क्या कहलाएगा? आपका क्वथनांक कहलाएगा। थर्ड है आपका गुप्त ऊष्मा। देखिए आप गलनांक की बात करें, क्वथनांक की बात करें, ठोस को द्रव में बदलें या फिर द्रव को वाष्प में बदलें। जब पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता है तो ऊष्मा की कुछ ना कुछ मात्रा दी जाती है उसकी भौतिक अवस्था को परिवर्तित करने के लिए। भौतिक अवस्था अगर जब मैंने ठोस, द्रव, गैस जब एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे ऊष्मा की कुछ मात्रा देनी पड़ती है। ऊष्मा की मात्रा दी जाएगी वो क्या कहलाएगी? आपकी गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा की मात्रा जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए दी जाती है उसे हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। ठीक। अब जो ऊष्मा है गुप्त, अब गलन को दे रहे हो वाष्पन पर, उसके लिए डेफिनेशन अलग बन जाएगी आपकी। जैसे गलन की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, अब ठोस है तो गलेगा तो क्या आएगा? गलनांक। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं भाई? गलन की गुप्त ऊष्मा। इसकी कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। अब आती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन मीन्स वाष्पन आप किससे बनेगी भाई? द्रव की बनेगी। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में या वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा दी जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब दोनों शब्द आया वायुमंडलीय दाब, इस परिभाषा में भी है आपका, इसमें भी है, तो इसकी भी डेफिनेशन ने खोल दी है कि वायुमंडल यानी हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है, वायु का जो घेरा है वो क्या है? आपका वायुमंडल। वायुमंडल में उपस्थित जो वायु का दाब है वो क्या कहलाएगा? आपका वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र सतह पर 1 एटमॉस्फेयर होता है। 1 एटमॉस्फेयर में 1.01 गुणा 10⁵ यानी 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। ऐसे मात्रक तो आप जानते होंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक होते हैं ये, और सबके अलग होंगे, दाब का अलग होगा, ताप का अलग होगा। ठीक है, इनके बारे में आप नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। थैंक यू।